हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अब्दुल कादिर है और मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ क्लास टेंथ के फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट पोयम डस्ट ऑफ स्नो का सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अब आपके सामने लेकर के आया हूँ। और मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने इसकी जो है समरी और फुल एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैंने इसकी बता दी है। लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आप ने नहीं देखा है तो उसे आप जा कर के देख सकते हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं और आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस पे सिर्फ क्लास टेंथ वालों को ही नहीं बल्कि कि क्लास ट्वेल्थ वालों का भी फुल कोर्स इंग्लिश में करवाया जाएगा और साथ ही स्पोकन क्लास भी पूरी तरीके से इसमें करवाई जाएंगी। तो चलिए इससे पहले कि और लेट हो जाए मैं आपको वीडियो शुरू करता हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है इसका जो है समरी वगैरह सारी बहुत अच्छे तरीके से मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो इसको देखते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, टेक्सुअल क्वेश्चन थिंकिंग अबाउट द पोएम जो पेज नंबर आपके 14 पे है, ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो बुक में पूछे गए हैं। तो सारे वही क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में पूछे गए हैं, इसलिए ये टेक्सुअल क्वेश्चन है। जो आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है वही पूछे जा रहे हैं, वही इसमें भी मैंने करवाया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो, व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड। ये है पहला क्वेश्चन कि डस्ट ऑफ स्नो। एक तो इसमें कई सारे, पहले ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि डस्ट ऑफ स्नो खुद है क्या। दूसरी बात यह है कि व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज हिज मूड, कि किस चीज़ के बारे में पोएट जो है ये बात कहता है कि उसके मिजाज को, उसके मूड को चेंज कर दिया, किस चीज़ ने, ये भी आपको पता है। और तीसरा एक क्वेश्चन और है, हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज, किस तरीके से। एक तो किस चीज़ ने, पोएट का जो मूड है, मिजाज है, उसको एक तो किस चीज़ ने चेंज कर दिया और दूसरा ये कि किस तरीके से वो चेंज हुआ। तो ये इसमें लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं कि आंसर इसका कि द डस्ट ऑफ स्नो इज़ फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट इज सीन ड्यूरिंग अ स्नोफॉल। तो पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द डस्ट ऑफ स्नो, तो इसी का आंसर ये हो गया कि डस्ट ऑफ स्नो जो है ये क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे बर्फ़ के जो फाइन पार्टिकल्स, बहुत छोटे छोटे टुकड़े को कहा जाता है। जो आइस होते हैं, बर्फ़ होते हैं, उनके बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है क्या, डस्ट ऑफ स्नो उसे कहा जाता है। जो आमतौर से जब स्नोफॉल होता है तो तब ये आमतौर से देखने को मिलता है। दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट डज द पोएट से है, किस चीज़ ने पोएट के मिजाज को चेंज कर दिया था। तो ये डस्ट ऑफ स्नो ने, जब क्रो ने क्या किया था कि हेमलॉक ट्री से, अगर आपने जो है समरी पढ़ा होगा जो मैंने आपको इससे पहले करवाया हुआ, तो आपको पता होगा कि जब क्रो जो है वो क्या करता है, जब शुक करता है उसको, जो हेमलॉक ट्री है, तो वहाँ जो है उसको हिलाने के बाद जो है जो छोटे छोटे जो टुकड़े गिरते हैं, उसी चीज़ ने क्या किया था, पोएट के माइंड को चेंज कर दिया था। तो डस्ट ऑफ स्नो हैज़ चेंज्ड हिज मूड, तो वही जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स जो थे बर्फ़ के, उसने ही क्या कर दिया था, पोएट के मिजाज को चेंज कर दिया था। करें कि फॉलिंग ऑफ स्नो हैज़ चेंज पोएट्स मूड फ्रॉम डिसमे टू जॉय। तो किस तरीके से चेंज हुआ था। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन था कि हाउ, कैसे वो चेंज हो गया था। चेंज ऐसे हुआ था कि वो जो बर्फ़ का गिरना, वो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों का गिरना ही वो कारण बना और वो सबब बना कि जिसकी वजह से जो है पोएट का मिजाज जो है एक मायूसी से और दुख से जो है वो खुशी की तरफ जो है क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो इस तरह से जो है पोएट का मिजाज जो है, पोएट का मूड जो है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। तो चलिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, तीनों का आंसर दे दिया गया है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, उसको देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? दूसरा क्वेश्चन आपका है कि हाउ डज फरोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो कहने कि किस तरीके से पोएट ने जो है, किस तरीके से नेचर को यहाँ पे प्रेजेंट किया है। और नीचे, उसके नीचे भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, ये बात को याद रखिएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है आपका,
उसमें भी 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है और दूसरा क्वेश्चन ये है, तो 2 क्वेश्चन इन्होंने पूछा। दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पे है, ये देखिए ये वाला है, और एक दूसरा क्वेश्चन यहाँ है आपका। तो इसमें मतलब दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो देखते हैं, तो पहला क्वेश्चन में, तो अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ये है कि हाउ डज फरोस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, कि किस तरीके से वो जो है नेचर को प्रेजेंट करता है। जो रॉबर्ट फरोस्ट है आपके, वो किस तरीके से जो है नेचर को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। तो द पोएट शोज नेचर इन क्वाइट एन अनयूजुअल मैनर, एक अलग ही तरीके से, जो अनयूजुअल मैनर है उस तरीके से वो क्या करता है, उस तरीके से जो है वो नेचर को पेश करता है। कैसे, जैसे कि क्रो है, वो आमतौर से जो है उसे बैड ओमेन माना जाता है, इल ओमेन उसे माना जाता है, बैड लक माना जाता है, उसे डार्कनेस का सिंबल ऑफ डार्कनेस माना जाता है उसे। लेकिन फिर भी उसका उन्होंने क्या लिया है कि पॉजिटिव मीनिंग ले लिया उन्होंने। और ऐसी हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है, हेमलॉक ट्री समझते हैं, हेमलॉक ट्री जो है एक धतूरा का पेड़ जैसे होता है, उसे हिंदी में धतूरा कहा जाता है। तो हेमलॉक ट्री जो है, जो कि एक पॉइजनस पेड़ है, उसको उन्होंने क्या किया कि उससे भी, तो जो 2 चीज़ थी, एक तो क्रो और दूसरा क्या था कि हेमलॉक ट्री, ये दोनों एक नेगेटिव चीज़ है। और इन दोनों नेगेटिव चीज़ों से इन्होंने क्या किया है कि पॉजिटिव मीनिंग ले लिया है। तो आमतौर से जो है लोग ऐसा करते नहीं है, तो ये एक अनयूजुअल मैनर हुआ। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया है कि नेचर को अपने पोएम में प्रेजेंट किया है। चलिए आप देखते हैं जो क्वेश्चन इन्होंने पूछा है वो क्वेश्चन क्या है। कह रहे कि व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स, व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो। यहाँ पे अब वही बात है कि व्हाट, कौन से ऐसी चिड़िया हैं जो अधिकतर जो है आमतौर से पोएम में प्रयोग होती हैं, यूज़ किए जाते हैं। क्रो एक ऐसी चिड़िया नहीं है कि जिनका जो है पोएट आमतौर से इसको लेते हैं, क्रो नहीं है, बल्कि अदर बर्ड्स हैं जिनका आमतौर से जो है पोएट प्रयोग करते हैं, लेकिन क्रो का शायद ही कोई यूज़ करे। तो इसी वजह से जो है अधिकतर जो है पोएट जो है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। एक तो ये है कि वो कौन कौन सी अदर बर्ड्स हैं जिनको आमतौर से जो है यूजुअली जिनका पोएम में प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स, क्या आप ऐसा सोचते हैं कि क्रो जो है अधिकतर जो है पोएम के अंदर में इनका जिक्र होता है, अधिकतर इसे क्या जाता है। ये क्वेश्चन ये हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा और एक क्वेश्चन है कि व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, कौन सा आपके दिमाग में कुछ इमेजेस जाहिर होते हैं जब हम किसी भी क्रो के बारे में सोचते हैं, एक कौवे के बारे में सोचते हैं, तो किस प्रकार के इमेजेस जो है हमारे माइंड में आती हैं। तो इसमें जो दूसरे क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, समझ रहे हैं। 2 क्वेश्चन नहीं बल्कि 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। पहला तो ये वाला क्वेश्चन है, ये है पहला, फिर दूसरा है, फिर तीसरा। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछा है। चलिए मैं सभी का आंसर इसमें दे दिया है मैंने, देखते हैं इसे। तो अब पहला क्वेश्चन ये था कि वो कौन कौन से बर्ड्स हैं जिनका प्रयोग आमतौर से पोएट्री में की जाती है। तो देयर आर मैनी ब्यूटीफुल एंड सॉन्ग बर्ड्स, दोज आर यूजुअली मेंशन्ड इन पोएम्स एज नाइटिंगेल, कुकू, स्पैरो etc। तो और भी कुछ बर्ड्स हैं जिनका प्रयोग आमतौर से मैना वगैरह का प्रयोग होता है, और भी जो है ऐसे सॉन्ग वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग होता है। तो यहाँ मैंने 3 का दिया है। एक तो नाइटिंगेल का बहुत प्रयोग होता है, कुकू का भी होता है, स्पैरो वगैरह का बहुत प्रयोग होता है। तो आमतौर से ये जो बर्ड्स हैं, नाइटिंगेल है, कुकू है, या फिर क्या कि स्पैरो है, तो इस टाइप के जो बर्ड्स हैं आमतौर से अधिकतर जो पोएट्स होते हैं ये सब सॉन्ग बर्ड्स हैं। सॉन्ग बर्ड्स मतलब वो गाती हैं, उनकी जो आवाज़ है उनको पोएट जो है एक सॉन्ग की तरह से लेते हैं। तो इस वजह से ऐसी जो बर्ड्स हैं उन्हें जो है सॉन्ग बर्ड्स के नाम से जाना जाता है। तो 3 हो गए, नाइटिंगेल, कुकू और स्पैरो, और भी बहुत सारी हो सकती हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स। ये तो इसका आंसर देखिए, नो, ए क्रो इज नॉट ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स बिकॉज इट इज़ नाइदर ब्यूटीफुल नॉर इट्स वॉइस इज गुड। तो ये बात भी आप याद रखिए कि अधिकतर जो है क्रो का प्रयोग जो है पोएट्री वगैरह में नहीं की जाती है। क्यों? एक तो वो बहुत खूबसूरत नहीं है, ना ही वो कोई सॉन्ग वर्ड्स है, उनकी आवाज़ किसी को सुनना भी पसंद नहीं होता है। का करता होता तो लोग उसे भगा देते हैं। अगर किसी के यहाँ आकर के वो
किसी घर वर पे बैठ भी जाता है तो लोग उसे मनहूस समझते हैं, इल ओमेन मानते हैं और उसे जो है क्या करते हैं, भगा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि व्हाट इमेजेस, कौन सा ऐसा इमेज आपके दिमाग में जाहिर होता है जब एक क्रो का जिक्र होता है, जब एक कौवे का जिक्र होता है। इसका करें कि क्रो शोज द, करें कि एक क्रो शोज द इमेजेस ऑफ डार्क, बैड वुमेन एंड ब्लैक। तो आमतौर से जो है क्रो जो होता है इन सब चीज़ों को बताता है। क्रो किसको बताता है कि वो एक डार्कनेस को बताता है और बैड वुमेन को बताता है, ब्लैक को, इन सब चीज़ों को बताता है। इसी वजह से जो है अधिकतर जो है लोग इनका प्रयोग पोएम में नहीं करते हैं। अब जो आप समझिए, अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में भी 2 क्वेश्चन था, तो उनमें से दूसरा क्वेश्चन अब हम करने जा रहे हैं। कह रहे कि अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, दोबारा इन्होंने पूछ लिया है, ठीक है, कि हेमलॉक ट्री क्या है। वाई डजंट द पोएट राइट अ मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज ए मेपल और एन ओक ट्रीज अ पाइन। तो अब ये भी एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि एक तो यह है कि हेमलॉक ट्री है क्या, और आपको बता दिया गया कि हेमलॉक ट्री क्या है। देखिए हेमलॉक ट्री इज आंसर देखते हैं, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री। तो हेमलॉक ट्री क्या है, आपका एक जो जहरीला पेड़ है वो है। और कह रहे कि द पोएट डजंट राइट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज एज मेपल ओक एक्सेट्रा बिकॉज दिस ट्रीज सिम्बलाइजेज ब्यूटी एंड द पोस्ट, यहाँ पे गलत हो गया, पोस्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पोएट होना चाहिए। ये आपका जो है टाइपिंग एरर हो गया है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए क्या, पोएट होना चाहिए इस जगह पे। यहाँ जो ये जो पोस्ट लिखा हुआ है ना, ये पोस्ट, तो ये पोस्ट नहीं, गलत है ये। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पोएट होना चाहिए। तो आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। अब तो वीडियो मैंने बना लिया है, तो आप इसे करेक्शन कर लीजिएगा। तो अब आज देखते हैं आंसर क्या है। तो कह रहे कि क्वेश्चन ये था कि पोएट ने जो है, जो और भी जो अदर ब्यूटीफुल ट्रीज जो है, जैसे मेपल है, ओक ट्रीज है या पाइन ट्री है, तो इनका प्रयोग इन्होंने क्यों नहीं किया, कि जो हेमलॉक ट्री का प्रयोग, इतनी जो है एक हेमलॉक ट्री को अपने पोएम में उठा कर ले आए। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि देखो, पोएट डजंट वांट राइट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज मेपल ओक बिकॉज दीज ट्री सिम्बलाइजेज ब्यूटी एंड द पोएट, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ करेक्शन पोएट है ये। एंड द पोएट वांटेड टू शो सैडनेस एंड सोरो। तो पोएट जो है वो क्या चाह रहा था कि वो सोरो और दुख को दिखाना चाह रहा था। और ये सारी जो ट्रीज है वो खूबसूरत पेड़ है और वो आमतौर से ब्यूटी को दर्शाती हैं, ब्यूटी को बताती हैं। और इन्हें क्या बताना था, इन्हें जो है अपनी जो है सैडनेस को दिखाना था, सोरो को दिखाना था। तो उसके लिए उन्होंने हेमलॉक ट्री को ही सूटेबल समझा। इसी वजह से जो है इस ट्री का उन्होंने अपनी पोएट्री में जिक्र किया है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री प्रेजेंट, जॉय और सोरो। बहुत आसान है ये क्वेश्चन भी। कह रहे हैं कि वांट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। यहाँ पे भी गलत हो गया, व्हाट डज होगा, ये जो है टाइपिंग एरर हो गया है। यहाँ भी क्या होगा, व्हाट डज, इसको भी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ जो है ये करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ भी ये क्या है, वॉट है, क्या है ये होगा क्या कि वॉट होगा। यहाँ जो है क्या होगा कि वॉट। तो आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये वॉट है। यहाँ पे क्या है, कह रहे कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। तो एक इसमें अभी 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या था, पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये कि व्हाट डू क्रो एंड हेमलॉक ट्री जो है किस चीज़ को, एक तो ये है कि क्रो और हेमलॉक ट्री किस चीज़ को बतलाता है, जॉय या सोरो को। ये पता आपको कि सोरो को बताएगा, ये सिंपल सा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये कि व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री। तो जो डस्ट ऑफ स्नो, जिसको कौवे ने क्या किया था कि हिलाया था, ऊपर से हिला करके जो गिराया था, वो किस चीज़ को, मतलब कि वो किस चीज़ को दर्शाता है, वो किस चीज़ को बताता है। आंसर देखते हैं। देखिए, क्रो एंड हेमलॉक ट्रीज प्रेजेंट सोरो, ये दोनों किस चीज़ को बताते हैं, सोरो को। ये भी आंसर हो गया
कि क्रो हो या हेमलॉक ट्री हो, दोनों किस चीज़ को दिखाते हैं, सौर को दिखाते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रॉस चेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर जॉय एंड हैप्पीनेस। और वो जो डस्ट ऑफ स्नो है जिसको इन्होंने क्या किया था, जिनको क्रो ने क्या किया था, गिराया था, वो किस चीज़ को दर्शाता है, वो बताता है किस चीज़ को, जॉय और हैप्पीनेस को बताता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। कह रहे कि हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस, हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट दैट चेंज योर मूड दैट डे। कह रहे कि जिस तरीके से पोएट की लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि एक बार उसका दिमाग मूड बहुत ख़राब था और वो एक हेमलॉक ट्री के पास में जाकर के बैठ गया, और उसके बाद जो है क्या होता है कि वहाँ से जो है क्या होता है कि वो हेमलॉक ट्री जो है वो उसके ऊपर जो क्रो बैठा होता है वो हिलाता है, और उससे जो है डस्ट ऑफ स्नो जो है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, वो गिरते हैं और उसका मूड चेंज हो जाता है। इस तरह उसकी लाइफ जो है, उसका पूरा दिन जो है बर्बाद होने से बच जाता है। तो क्या इस तरह का क्या आपके पास भी कभी ऐसा सिमिलर इंसिडेंट, ऐसा मोमेंट आया है? मैंने अपने से कुछ आंसर दिया है। यस, वंस आई बिकेम डिप्रेस्ड एंड होपलेस इन माई लाइफ, बट इन अ शॉर्ट टाइम आई मैनेज्ड माई सेल्फ एंड कैम आउट डिप्रेशन। तो हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि मेरी लाइफ में कि मैं भी डिप्रेशन में चला गया था और मैं डिप्रेस्ड हो गया था, और लेकिन मैंने बहुत ही जल्दी फिर अपने आप पे कंट्रोल करके उसको मैंने मैनेज किया और फिर मैं उस डिप्रेशन से बाहर आ गया। ये सही भी है और ये मेरी लाइफ से रिलेटेड भी है। एज आई थिंक एवरी वन कैन फेस दिस प्रॉब्लम, बट सच कंडीशन शुडंट कंटिन्यू फॉर लॉन्ग बिकॉज इट कैन बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। लेकिन ये जो है डिप्रेशन है या कोई एक जो आपके पास में सैडनेस या प्रॉब्लम्स देखो सबकी लाइफ में आती हैं, लेकिन हमें उसको लेकर के बैठ नहीं जाना है, बल्कि उससे हमें निपटना है और उससे हमें क्या डील करना है, वही सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो कहने कि हाँ, अगर इस तरह की प्रॉब्लम, सबकी प्रॉब्लम, तो देखो प्रॉब्लम इज़ द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये तो हमारी जो है, देयर इज नो एनी पर्सन इन द वर्ल्ड हु डजंट हैव एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। एवरी वन एंड एवरी टाइप्स ऑफ द पीपल हैव प्रॉब्लम इन द लाइफ। तो हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन ये कि उसको हमें मैनेज करना होगा, उससे डील करना होगा। तो प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, लेकिन ये कि उसको ज़्यादातर लंबे समय तक हम उसे नहीं रख सकते। तो इस तरह आपका जो है ये पूरा हो गया। जो क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे सारे क्वेश्चन आंसर जो है मैंने आपको करवा दिया है। अब यहाँ पे कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो बोर्ड ने कुछ पूछा है, थोड़ा सा जो कुछ क्वेश्चन है जो मुझे मिल पाया है वो मैंने आपको दे दिया है। एक ही क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। कहने कि व्हाट इज़ द अंडरलाइंग मैसेज फॉर अस इन आवर हैक्टिक लाइफ विद रिफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। ये बोर्ड टर्म में 2016 और 17 दोनों में पूछा गया था। ठीक है, तो मतलब ये कि जो हमारी जो हैक्टिक लाइफ है, हम लोग बहुत हैक्टिक बोलते हैं, बहुत बिजी लाइफ है, उसमें जो है मतलब कि हम बहुत अपने लाइफ में एकदम घुसे रहते हैं, बिजी रहते हैं। तो अगर हम इस डस्ट ऑफ स्नो को देखते हैं तो उसको जो है देखते हुए जो है हमारे जो बिजी लाइफ है उससे हम कैसे बाहर आएँ, या किस तरीके से जो है उससे जो है निकल करके हम थोड़ा सा नेचर की तरफ भी हमको अपने आप को जो है लाना चाहिए, तो ताकि नेचर हमारी हेल्प करे और नेचर हमारी सहायता करे। तो डस्ट ऑफ स्नो के रिफरेंस में आपको आंसर देना है। चलिए आंसर मैंने दे दिया है। करें कि द अंडरलाइंग मैसेज करें कि फॉर अस इन आवर हैक्टिक लाइफ विद रिफरेंस टू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट एवरी वन इज बिजी इन हिज लाइफ, नो वन हैज़ टाइम फॉर हिमसेल्फ, बट वी शुड इंजॉय नेचर अटमोस्ट एंड वी शुड हैव अ पॉजिटिव आउटलुक even towards simple acts because they can lead to the learning for greater lessons of enjoying life। मैं मतलब इनका समझा देता हूँ। देखिए, नेचर जो है इंसान की हमेशा से हेल्प करती हुई आई है और हमेशा नेचर ने इंसान का हेल्प किया है। तो जो हमारी जो बिजी लाइफ है, उन बिजी लाइफ में से कुछ समय हमें निकालना चाहिए प्रकृति के लिए भी और नेचर के लिए भी निकालना चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में हर कोई अपनी लाइफ में इतना बिजी है कि उनको नेचर के लिए और जो ईश्वर ने इतनी सारी खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं उनके लिए समय नहीं है। तो हमें उनके लिए समय निकालना चाहिए और हमें भी उनको थोड़ा समय, और उससे हमारा खुद का ही फायदा है। उससे क्या होगा कि हमें एक पॉजिटिव आउटलुक मिलेगा हमें, ठीक है, और उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हमें कैन लीड टू द लर्निंग ऑफ ग्रेटर लेसन्स। वो हमें क्या करेगी कि एक बहुत ही बड़े महत्वपूर्ण लेसन जो है हम नेचर से सीख सकते हैं। अगर वो पोएट वहाँ पे नहीं जाता, जो एग्जांपल दिया है, जैसे अब वहाँ से उनको आप जोड़ सकते हैं इसमें कि जैसे कि अगर पोएट जो है वहाँ नहीं जाता, अगर हेमलॉक ट्री के पास में, और वो क्रो से
करो जो है उसे फिर नहीं हिलाता। तो इस तरह से जो उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम था, जो सोरो था, वो दूर नहीं होता। तो ये कहीं ना कहीं नेचर ने हमेशा से ह्यूमन बीइंग की जो है हेल्प किया है। तो हमें भी नेचर से हेल्प लेनी चाहिए और जो है नेचर से हमें ज़रूर हेल्प लेनी चाहिए। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसके लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।